हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरोग्यम बैच में। आरोग्यम बैच, जैसे कि आप सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, मैम क्या है ये आरोग्यम बैच? ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, फिर भी आप लोगों को इतनी सारी कंफ्यूजन है। तो मैं बता देना चाहती हूँ, वो जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले मैसेज करते हैं, मैम हमारे लिए, अरे नर्सिंग का ही तो सब्जेक्ट है, नर्सिंग के ही सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो कि आप पढ़ सकते हो, आप भी अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो। और नॉर्सेट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका जो कि आरोग्यम बैच हमारे पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पे आया है। और इसमें आप क्या बेनिफिट ले सकते हो, ये जो 5 से 6 महीने में आप कोचिंग करते हो वही पूरा सिलेबस आपको 3 महीने, 2.5 से 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पे हमारी जितनी भी नर्सिंग की फैकल्टी, जितनी बेहतरीन फैकल्टी है, वो आपको पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा कंटेंट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो क्या है आरोग्यम बैच। बहुत ही शॉर्ट इंट्रो में मैंने आपको आरोग्यम बैच के बारे में बताया है, ठीक है। मुझे जानते होंगे ऋतु पाठक और ऑब्स एंड गायनी फैकल्टी, जो कि ऑलरेडी एक लेक्चर हमारे चैनल पे आ चुका है आरोग्यम बैच का। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें क्या टॉपिक रहने वाला है वो आप ध्यान से देखना। ऑब्स एंड गायनी में पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओबीजी मैंने बताया था, क्या है गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी नर्सिंग, पूरा इंट्रो में मैंने बताया। इस क्लास में हम पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक होगा। और आपको नॉर्सेट में इससे क्वेश्चंस जो देखने को मिलेगा वो भी हम बताएंगे। तो आप देख सकते हो जो भी चीजें हम इतने लॉन्ग टाइम में पढ़ते हैं उसे बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा थ्योरी आपको करवाया जा रहा है। और अगर फिर भी आप बहुत डिटेल में करना चाहते हो तो वो भी बहुत ही जल्दी हमारे ऐप पे आ जाएगा। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा टारगेट क्या है? जैसा कि आपको पता है हर क्लास में हम क्या करते हैं, अपने टारगेट को सेट करते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है? एनाटॉमी। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया हमारा टारगेट क्या रहेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे हम पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, वो भी किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे और भी हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये पूरा डिटेल में आज ही क्लास का जो हमारा मेन टारगेट है कि आपको जितने भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, डायग्राम भी दिखाया था आपको, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एसेसरी ऑर्गन्स भी मैंने बताया था, कौन सा होता है एसेसरी ऑर्गन्स? यस, ब्रेस्ट। तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। बट मेन टारगेट हमारा ये रहेगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत सारा, इसमें भी बहुत सारा, मतलब 4-5 घंटे का होता है और 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा ये समझ सकते हो कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, बेसिक क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस आए, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाना, दिल थाम के बैठ जाना 1 से 1.5 घंटे के लिए, और पूरी क्लास को हैंड रिटन नोट्स अपने हैंड राइटिंग से लिखना है, क्योंकि आपको पता है हैंड रिटन नोट्स इज द बेस्ट नोट्स, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था डियर? लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूं, हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल, और बताओ जल्दी से, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं डियर? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को हम बोलते क्या हैं? वल्वा, पुडेंडम, बताया था ना, पुडेंडम। और प्लीज रिवाइज भी करना है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो जो भी पढ़ाया जाता है डेली बेसिस पे रिवाइज करना है आपको। और अगर मैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करूं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करूं तो बताओ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पे मैंने आपको बताया था किसके बारे में पढ़ने वाले हम? वेजाइना के बारे में, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, एंड ओवरी, यस।
और एसेसरी ऑर्गन्स कौन सा होता है, ये लास्ट क्लास का है। अगर आपने लास्ट क्लास देखा होगा तो ये आपको पता चल गया होगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, एक तरह से आपका रिवीजन है, क्योंकि इसी को हम आगे पूरा डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या है, ब्रेस्ट विद डायग्राम्स, डायग्राम्स भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, सारे डायग्राम्स, क्या मसल्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ये लेबर के प्रोसेस में, प्रेगनेंसी में हमें हेल्प करेगा, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझना है। वल्वा या पुडेंडम की बात करूं, वल्वा या पुडेंडम की बात करूं तो यहाँ पे आप कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो भी मैंने लास्ट क्लास में एनलिस्ट किया था, वही एक एक करके हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस। अब देखो मॉन्स प्यूबिस के बारे में अगर मैं बताऊं, क्योंकि देखो सारे पॉइंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। मॉन्स प्यूबिस को हम क्या बोलते हैं, मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं, मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं। मॉन्स प्यूबिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉन्स वेनेरिस। और वल्वा जैसा कि मैंने बोला था, ये एक तरह से क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को हम बोलते हैं, पुडेंडम बोलते हैं। और यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होगा, तो याद रखना केराटिनाइज, स्ट्रैटिफाइड, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कभी कभी जैसे कि एम्स दिल्ली की बात करूं, वहां पे भी टिश्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए, तो वो सेल टिश्यू वाला चैप्टर भी जो होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्स दिल्ली 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना, मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मोस्ट एविडेंट टिश्यू कौन सा होता है, आंसर वहां पे क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये एम्स दिल्ली 2017 का क्वेश्चन है, कौन सा मोस्ट एविडेंट टिश्यू हमारी बॉडी में है, तो कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बता दिया, नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था तो आपने बहुत ही ज्यादा लाइक किया है, बहुत ही ज्यादा आपका सपोर्ट रहा है, आप सबने बहुत ही ज्यादा उसे जो है देखा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो होप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और जो आपका ख्वाब है, जो आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, वो बहुत ही जल्दी फिजिक्स वाला नर्सिंग पे, इस चैनल पे आके आपको बहुत ही जल्दी वो सक्सेस जो है वो मिल जाएगा। यही इसी आशा के साथ हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनेरिस। तो अब मैं डायग्राम्स आपको बनाती हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो, अब ये मॉन्स प्यूबिस वेनेरिस कौन सा एरिया होता है, आप सबको पता है, प्यूबिस बोन, पेल्विस के बारे में सबको पता है, पेल्विस, यस, कितने बोन से मिलके बना हुआ है पेल्विस, ये आपका सैक्रम है, ये आपका सैक्रम है, ये कॉकेक्स है, और यहाँ पे मैं बात करूं तो दो इनोमिनेट बोन होते हैं ना, दो इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट बोन, यस। और यहाँ पे क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया होता है, ये सबको पता है। चलो बोलोगे क्या डायग्राम है, आपको पेल्विस समझना है, पेल्विस समझ जाओ आप, ठीक है। ये पेल्विस बना दिया मैंने, देखो बहुत ही कम। तो ये क्या है, दो इनोमिनेट बोन हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, दो प्यूबिक बोन, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये प्यूबिस वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट यहाँ पे मैंने बनाया है वो क्या है, प्यूबिस वाला पार्ट है। सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये है आपका प्यूबिस, ठीक है। और जो जहां पे दोनों प्यूबिस बोन मिलते हैं, प्यूबिक बोन मिलते हैं, वही क्या बनता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बनता है डियर, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये जॉइंट है। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या है, ये जॉइंट है, जहां पे दो प्यूबिक बोन मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। अब मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ, जहां पे ये दो प्यूबिक बोन आपको दिख रहा है, जो मैंने रेड से बनाया है, यहाँ पे ये जो रेड वाला एरिया है, ये क्या है, प्यूबिक बोन है। तो जो प्यूबिक बोन होता है जस्ट उसके फ्रंट में क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया होता है। एक बच्ची जब होती है, जब उसकी प्यूबर्टी नहीं आई, उससे पहले पहले क्या होता है, वहां पे हेयर ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे की प्यूबर्टी आती है वहां पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एनाटॉमी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मॉन्स प्यूबिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉन्स वेनेरिस। मॉन्स वेनेरिस वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है डियर, यहाँ पे कहां पे प्रेजेंट होता है, तो मैंने बोला है प्रेजेंट इन फ्रंट, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिक बोन, या फिर आप लिख सकते हो सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट।
इसके फ्रंट में जो एरिया होता है वो कौन सा होगा? सिम्फाइसिस मॉन्स प्यूबिस वाला। यहां पे आप बोलोगे बिफोर प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ नहीं होता, बट प्यूबर्टी पे जैसे ही फीमेल की प्यूबर्टी आती है, कितने में आती है फीमेल की प्यूबर्टी? कितने एज में आती है? फर्स्ट क्लास में बताया था 10 to 16 ईयर्स। 10 to 16 ईयर्स जो एज है जिसमें फीमेल की प्यूबर्टी आती है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन यहां पे पूछ ले, अगर यहां से आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कौन सा साइन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 साइन आप प्यूबर्टी के पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू टैनर एंड मार्शल देयर आर 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी। तो ये जो आप प्यूबिक हेयर का ग्रोथ बोल रहे हैं, जिसे हम प्यूबार्के बोलते हैं, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ, ये प्यूबर्टी का कौन सा साइन होता है? यस तो आपने तो फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फर्स्ट साइन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ब्रेस्ट के साइड में आए तो क्या है? एक्सिला। एक्सिला इज द सेकेंड साइन ऑफ प्यूबर्टी। और थर्ड, यहीं पे अगर ट्रायंगल बनाओ इस तरह से नीचे आएंगे तो प्यूबिक हेयर, और प्यूबिक हेयर का ग्रोथ इज द थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हम बोलते हैं प्यूबार्के। यस वो क्या होता है? प्यूबार्के होता है। तो यहां पे आपको पता चल गया प्यूबर्टी फीमेल 10 to 16 ईयर्स में आता है, और प्यूबार्के इज द थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी, जो किसके बाद आता है? एक्सिलरी हेयर ग्रोथ के बाद प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है। एंड फोर्थ साइन क्या होता है? फोर्थ साइन होता है बच्चे का हाइट बढ़ना, जिसे ग्रोथ स्पुट बोलते हैं। एंड द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, जिसे हम बोलते हैं मेनार्के। मेनार्के का मीनिंग क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये कहां पे प्रेजेंट होता है? सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। ठीक है, क्या होता है यहां पे और क्या होता है? सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। क्लियर है? सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। तो आपको पता चला। और कैसा हेयर ग्रोथ का पैटर्न कैसे रहता है? आपने बोला इसके फ्रंट में, इसी के फ्रंट में यहां पे क्या होगा? प्यूबिक हेयर होगा, मॉन्स प्यूबिस होगा। मॉन्स प्यूबिस में जो हेयर ग्रोथ होता है ईस्टर्न पैटर्न में, हेयर ग्रोथ कैसे होगा ईस्टर्न पैटर्न में? या फिर आप बोलोगे इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में यहां पे क्या होता है? हेयर ग्रोथ। समझ में आया? हेयर ग्रोथ कैसे होगा? तो अगर मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाऊं तो इस तरह से समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस तरह से रहेगा हेयर ग्रोथ का पैटर्न। यहाँ पे हेयर ग्रोथ इस तरह से होता है। तो हमने क्या बोला? एशियन पैटर्न में या फिर इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में हेयर ग्रोथ होता है। ये किसके बारे में है? मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड में अगर बात करूं तो क्या होगा? लेविया मेजोरा। डायग्राम दिखाया था ना, याद कर लो, रिवाइज करना है। लेविया मेजोरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर लिप। क्या बोलते हैं हम इसको? आउटर लिप बोलते हैं, आउटर लिप। अब देखो कैसे होगा, डायग्राम में अगर दिखाऊं तो मैंने बोला इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में इस तरह से जो हेयर ग्रोथ का पैटर्न होता है, और इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस प्रेजेंट होता है, वो क्या है? मॉन्स प्यूबिस है। और यहीं पे स्ट्रक्चर अगर हम इस तरह से लेके आए, बाहर वाला स्ट्रक्चर, एलिवेटेड स्किन फोल्ड, ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा है। यहाँ पे एलिवेटेड स्किन फोल्ड दिख रहा है। ये जो एलिवेटेड स्किन फोल्ड है इसे हम क्या बोलते हैं? आउटर लिप। क्या बोलते हैं डियर? आउटर लिप। ये एलिवेटेड स्किन फोल्ड, एलिवेटेड स्किन फोल्ड। समझ में आया? जहां पे आप ऊपर तो देख रहे हो, लेकिन ये इंफीरियर मीट्स टू फॉर्म एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कमीशस। क्या लिखेंगे यहां पे? व्हेन द लेविया मेजोरा मीट्स inferiorly in the midline to form a structure, and this structure is called as posterior commissures. क्या बोलते हैं डियर इसे? posterior commissures. तो यहाँ पे आपको ये भी चीजें याद हो जाएंगी। स्ट्रक्चर बनाओगे तो आधी चीजें आपको वैसे याद हो जाएंगी, शायद लिखने की भी जरूरत ना हो, डायग्राम देख के आपके दिमाग में छप जाएगा। क्या बोला मैंने? When the labia majora meets inferiorly in the midline to form a structure is called as posterior commissures. तो आपको पता चल गया। सबसे पहले हम बोलते क्या है, और posteriorly midline में, posteriorly
मिड लाइन में जब ये मिलता है, पोस्टीरियरली मीट्स इन मिड लाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर कमीशस। इसे हम क्या बोलते हैं डियर? पोस्टीरियर कमीशस बोलते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई आपको? ठीक है। अब ये जो आउटर लिप होता है या लेविया मेजोरा होता है, यहाँ पे हेयर ग्रोथ, प्यूबर्टी में यहाँ पे क्या हो जाता है? हेयर ग्रोथ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बोलोगे क्या क्या प्रेजेंट होगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होता है, हेयर ग्रोथ प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या क्या होगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये आउटर लिप के बारे में मैंने बताया था। एक चीज और यहाँ पे, ये जो सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू होता है, रिचली सप्लाइड बाय द वीनस प्लेक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है यहाँ पे क्या होता है? रिचली सप्लाइड बाय द वीनस प्लेक्सिस। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा? वीनस प्लेक्सिस होगा। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इंजरी अकर इन द वीनस प्लेक्सिस कैन लीड टू हेमेटोमा। क्या होता है? जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वहां पे हेमेटोमा होगा। उसका कारण मेन क्या होता है? इसकी इंजरी होना। तो वीनस प्लेक्सिस में अगर इंजरी होता है तो वहां क्या फॉर्म हो सकता है? हेमेटोमा फॉर्म हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, स्टार लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। इसके साथ साथ वीनस प्लेक्सिस भी प्रेजेंट है। द एडिपोज टिश्यू या लेविया मेजोरा किसमें? रिचली सप्लाइड बाय द वीनस प्लेक्सिस, एंड इफ इंजरी इन द वीनस प्लेक्सिस कैन लीड टू हेमेटोमा। आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहां पे इंजरी होने की वजह से, इंजरी इन द वीनस प्लेक्सिस कैन लीड टू हेमेटोमा। हेमेटोमा अकर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, हेमेटोमा अकर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। समझ में आया यहां तक? अरे बोलो, समझ में आया क्या? वीनस प्लेक्सिस क्या है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इंजरी इन द वीनस प्लेक्सिस कैन लीड टू, इंजरी इन द वीनस प्लेक्सिस कैन लीड टू हेमेटोमा अकर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे हेमेटोमा हो सकता है। वो हेमेटोमा क्यों हो सकता है? क्योंकि वहां पे वीनस प्लेक्सिस में इंजरी हुई है। बस ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं बोलना चाहूंगी, ये होमोलोगस किसके होता है? अगर हम मेल में कंपेयर करें तो किसके होमोलोगस होगा? लेविया मेजोरा इज होमोलोगस टू विच ऑर्गन? अगर आपसे पूछा जाता है ये किसके होमोलोगस होगा, तो याद रखना ये किसके होमोलोगस होता है? होमोलोगस टू स्क्रॉटम इन मेल। स्क्रॉटम, अगर मेल से होमोलोगस का मतलब सबको पता है। होमोलोगस और एनालोगस का मतलब पता है। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? फंक्शन डिफरेंट है बट स्ट्रक्चर सेम है। तो मेल और फीमेल में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है? तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया? लेविया मेजोरा के बारे में पूछा है। अगर मेल में कंपेयर करें तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्रक्चर तो सेम होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा? तो हमने लिखा है लेविया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रॉटम इन मेल। मेल में स्क्रॉटम, फीमेल में लेविया मेजोरा। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है लेविया मेजोरा के बारे में आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं और नेक्स्ट क्या रहेगा? लेविया माइनोरा। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे वो क्या है? लेविया माइनोरा। अब बोलोगे फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो क्या हो गया? जितना डायग्राम आप तो एक ही डायग्राम में बना सकते हो। आपकी नोटबुक में एक डायग्राम बनाया, वहां बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मॉन्स प्यूबिस के साइड में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, वो क्या था? लेविया मेजोरा मीट्स इनफीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर पोस्टीरियर कमीशस। और इसी के अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरह से, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? लेविया माइनोरा। क्या है ये डियर? लेविया माइनोरा। जो भी व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, ये लेविया माइनोरा है। लेविया माइनोरा मीट्स सुपीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म टू स्ट्रक्चर, जिसका नाम आपको याद रखना है। और लेविया माइनोरा मीट्स इनफीरियरली
लेविया माइनोरा मीट्स इनफीरियरली, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं फॉर्चेट। क्या बोलते हैं डियर? फॉर्चेट बोलते हैं। चलो इसको दोबारा से बना देते हैं एक बार, थोड़ा सा ज्यादा बन गया। ये है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, और ये पोस्टीरियर कमीशस, ये स्ट्रक्चर मेजोरा हो गया, ठीक है, ये मेजोरा आपका यहाँ पे हो गया, ये पोस्टीरियर कमीशस हो गया, और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये वाला, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए, तो ये यहाँ पे जब स्किन की फोल्ड इस तरह से बनता है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है। मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा देती हूँ। ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है 1.5 से 2 सेंटीमीटर का, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। ये जो लेविया मेजोरा मीट्स इनफीरियरली यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे जब ये नीचे मिलता है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है डियर? फॉर्चेट। क्या बोलते हैं हम इसे? फॉर्चेट बोलते हैं। और जब यहीं पे इसकी स्किन की फोल्ड, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ हम इसको 2 स्ट्रक्चर बनता है। When the labia minora meets superiorly in the midline to form 2 structure, जिसे हम बोलते हैं परप्यूस एंड फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? परप्यूस एंड फ्रेन्युलम। नाम समझ में आया? फ्रेन्युलम, ठीक है, समझ में आ गया। परप्यूस एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और अगर हम पोस्टीरियरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोस्टीरियरली देखें नीचे से, तो फ्रेन्युलम प्रेजेंट होता है। एंटीरियरली जो होता है स्किन फोल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? परप्यूस। नीचे से जो होता है उसे, पोस्टीरियरली जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेन्युलम बोलते हैं। और बीच में जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। तो मुझे लगता है लेविया मेजोरा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, माइनोरा के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते। हेयर फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट होगा? मेजोरा पे होगा, लेकिन माइनोरा पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। वहां पे स्वेट ग्लैंड नहीं होता है, हेयर फॉलिकल्स नहीं होता है, सम अमाउंट ऑफ सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो लेविया माइनोरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके पॉइंट्स लिख लेंगे, लेविया माइनोरा को हम क्या बोलते हैं? इनर लिप। क्या बोलते हैं डियर? इनर लिप बोलते हैं। यहां पे जब ये एंटीरियरली meets in midline, anteriorly meets in midline to form 2 structure, और इस 2 स्ट्रक्चर का नाम क्या है वो मैंने आपको बताया। इन 2 स्ट्रक्चर का नाम देखेंगे जिसे हम बोलते हैं परप्यूस, और ये परप्यूस कैसे प्रेजेंट होता है डियर? अभी बताया था, ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। और फ्रेन्युलम कैसे प्रेजेंट होता है डियर? पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? एंटीरियरली मीट्स इन मिड लाइन टू फॉर्म 2 स्ट्रक्चर, परप्यूस एंड फ्रेन्युलम, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्रेजेंट होगा। अगर यही पोस्टीरियरली मीट्स इन मिड लाइन, ठीक है, समझ में आया? एंटीरियरली, या फिर आप बोल सकते हो ये क्या है? सुपीरियरली मीट्स इन मिड लाइन, सुपीरियरली ऊपर की तरफ, और इनफीरियरली अगर मैं बात करूं, इनफीरियर का मतलब नीचे, सुपीरियर का मतलब ऊपर, ठीक है, एंटीरियर का मतलब आगे, पोस्टीरियर का मतलब पीछे। ये एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, बेसिक है, ठीक है। और इनफीरियरली जब मिलेगा, इनफीरियरली मीट्स इन मिड लाइन, तो ये जब इनफीरियरली नीचे की तरफ मीट्स इन मिड लाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है डियर? फॉर्चेट। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फॉर्चेट है। समझ में आ रहा है? तो जब ये सुपीरियरली मिलता है तो 2 स्ट्रक्चर परप्यूस और फ्रेन्युलम बनाता है। एंटीरियरली में परप्यूस और पोस्टीरियरली में फ्रेन्युलम प्रेजेंट होता है। जब ये इनफीरियरली नीचे की तरफ मिलता है तो स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम फॉर्चेट बोलते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक चीज और बताया था कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। सम अमाउंट ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, सम अमाउंट ऑफ sebaceous gland present, sebaceous gland present, but hair follicle absent, hair follicle absent। ये आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आ गया कि यहाँ पे सब अमाउंट ऑफ सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है बट हेयर फॉलिकल्स एब्सेंट होता है। बट इसे अगर हम मेल से कंपेयर करें तो किसके होमोलोगस होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन जब भी पूछा जाता है तो मेल के अंदर कंपेयर करो, लेविया माइनोरा इनर लिप किसके होमोलोगस होगा? पेनाइल यूरेथ्रा।
किसके होमोलोगस होगा? पेनाइल यूरेथ्रा। समझ में आ रहा है? पेनाइल यूरेथ्रा इन मेल। तो ये होमोलोगस वाला मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि इसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते, किसी का भी पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो आपको होमोलोगस वाला पॉइंट याद रखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया है वो भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट तक आपको समझ में आ गया। लेविया मेजोरा क्या है, माइनोरा क्या है, मॉन्स प्यूबिस क्या है। इसके अलावा वेस्टिब्यूल्स के बारे में बताया था, क्लाइटोरिस के बारे में बताया था। तो देख लो क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया है। क्लाइटोरिस कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये जो बीच में माइनोरा के बीच में स्ट्रक्चर इस तरह से मैंने बताया था, ये क्या है? क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, इन लेंथ होता है। इट इज अ हाईली erectile tissue in female body, highly sensitive area. It is a highly sensitive area. समझ में आ रहा है? हाईली इरेक्टाइल टिश्यू इन बॉडी, हाईली सेंसिटिव एरिया, मोस्ट सेंसिटिव एरिया इन द फीमेल। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू रिच नर्व सप्लाई। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्यों सेंसिटिव है, क्यों इतना ज्यादा सेंसिटिव है? ड्यू टू रिच नर्व सप्लाई, ड्यू टू रिच नर्व सप्लाई। समझ में आ रहा है? और जो फीमेल में निप्पल होता है वो भी बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, और जो क्लाइटोरिस होता है वो भी हाईली सेंसिटिव होता है ड्यू टू रिच नर्व सप्लाई। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू बॉडी, इसे हम क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू बॉडी बोलते हैं। 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। और क्लाइटोरिस में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? उस इरेक्टाइल टिश्यू का नाम बताओ, उस इरेक्टाइल टिश्यू का नाम बताओ जो वो प्रेजेंट होता है। तो इस क्लाइटोरिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्लैंस, ग्लैंस, बॉडी एंड क्रूरा। हमने क्लाइटोरिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ग्लैंस, बॉडी एंड क्रूरा। जो ग्लैंस वाला पार्ट होता है इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और उस इरेक्टाइल टिश्यू का नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। हाईलाइट कर लेना, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये हाईली सेंसिटिव या इरेक्टाइल टिश्यू, उस टिश्यू का नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और मेल में अगर पूछा जाए बताओ होमोलोगस किसके होता है, होमोलोगस ऑर्गन कौन सा है? तो होमोलोगस ऑर्गन जब भी पूछा जाता है याद रखना, मेल में कंपेयर करें तो मेल के ग्लैंस पेनिस, मेल के ग्लैंस पेनिस के होमोलोगस होता है। और मेल के ग्लैंस पेनिस पे भी जो इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेल के ग्लैंस पेनिस पे भी जो इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, उस इरेक्टाइल टिश्यू का नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो देख लो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। क्लाइटोरिस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा? क्लाइटोरिस के अलावा वेस्टिब्यूल्स। और वेस्टिब्यूल्स की बात करूं तो जो बीच में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था, बीच में जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ये क्या था? ये क्या था? फॉर्चेट। ये क्या था? यहां पे क्लाइटोरिस। ये वाला स्ट्रक्चर क्या था? परप्यूस एंड फ्रेन्युलम, परप्यूस एंड फ्रेन्युलम। ठीक है, ये क्या था? क्लाइटोरिस था। ठीक है, और ये लेविया माइनोरा, ये जो मैंने बनाया है माइनोरा वाला स्ट्रक्चर है, और ये मेजोरा वाला स्ट्रक्चर। अभी मैं पूरा आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो ये जो बीच में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? वेस्टिब्यूल इज द इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है? 6 ओपनिंग्स प्रेजेंट। टोटल कितनी ओपनिंग होती हैं? 6 ओपनिंग्स प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये एक तरह का वेस्टिब्यूल है, इसमें ये यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग होता है, इसके साइड में स्किनीज ग्लैंड की ओपनिंग है, और जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके साइड में जो ओपनिंग होता है वो बार्थोलेन डक्ट की ओपनिंग है। समझ में आ गया? तो कितनी टोटल कितनी ओपनिंग्स हो गई? 6 ओपनिंग्स। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ, नाम मैं यहाँ बता दूंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी ओपनिंग हो गई? 6 ओपनिंग्स। और इस ओपनिंग के बारे में हमें लिखना है कि ये 6 ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं। तो जो पहले नंबर पे ओपनिंग है, जो सेकंड एंड थर्ड नंबर पे ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं? जो फोर्थ नंबर पे ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं? और जो फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पे ओपनिंग है,
इसे हम क्या नाम देते हैं, देखना, ध्यान से देखना, जो फर्स्ट नंबर पे ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं डियर, यूरेथ्रल ओपनिंग। इस वेस्टिब्यूल्स में, वेस्टिब्यूल्स कंटेन 6 ओपनिंग्स, यूरेथ्रल ओपनिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर जो है वो कौन सा है, स्कीनीज डक्ट ओपनिंग। स्कीनीज डक्ट यहां आके खुलते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्कीनीज डक्ट की ओपनिंग। और अगर हम साइड में फोर्थ नंबर पे जाएं तो कौन सी ओपनिंग है डियर, वेजाइनल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग। और फिफ्थ सिक्स्थ नंबर पे जाएं तो कौन सी ओपनिंग है, बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग। यहां पे बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है। समझ में आया? तो देखो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उससे मैं ज्यादा इलेबोरेट करूंगी, बाकी मैं सारी चीजें आपको बता रही हूं, ध्यान से समझना। यहां से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट एनाटॉमी बेस, मैंने बोला ना, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस स्ट्रांग होगा तब बिल्डिंग मजबूत बनेगी और हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। चलो, तो यहां पे समझ में आ गया, वेस्टिब्यूल एक तरह का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, 6 ओपनिंग्स होती है, उस ओपनिंग के बारे में मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल तो हम नहीं कर सकते ना, फिर तो 6 महीने का 2.5 महीने में, मतलब जो पूरी क्लास है उसे शॉर्ट में कर रहे हैं, तो वो चीजों को मैं बता रही हूं कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। हाँ, स्कीनीज डक्ट मतलब स्कीनीज ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी इसी वेस्टिब्यूल्स के अंदर कि यहां से क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो मैंने स्कीनीज ग्लैंड बताया है और बार्थोलिन ग्लैंड बताया है उसको देखना। स्कीनीज ग्लैंड, स्कीनीज ग्लैंड की बात करूं तो नंबर में कितने होते हैं स्कीनीज ग्लैंड। सबसे पहले स्कीनीज ग्लैंड को क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज, इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, इसे हम पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कीनीज ग्लैंड नंबर में कितने होते हैं, 1 2 3 4, तो ये नंबर में 2 होते हैं। ठीक है, और ये किस तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने इनको क्यों बोला, क्योंकि ये अपना सिक्रीशन किसके थ्रो करते हैं, डक्ट के थ्रो करते हैं। स्कीनीज ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहां करेंगे, डक्ट के थ्रो करेंगे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने बोल दिया, नंबर में 2 होंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। स्कीनीज ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होता है, किस टाइम पे सिक्रीशन होता है, कैसे नेचर का फ्लूइड सिक्रीट होता है, तो ध्यान से देखना। जो स्कीनीज ग्लैंड होता है एट ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट एट द पीक लेवल, सेक्सुअल एक्साइटमेंट एट पीक, इस टाइम पे सेक्सुअल एक्साइटमेंट एट पीक, इस टाइम पे क्या होता है, एल्कलाइन नेचर फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम द एल्कलाइन नेचर फ्लूइड secreted from the Skene's gland, और ये किसमें हेल्प करते हैं, Skene's gland, और ये किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन द लिब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। किसमें हेल्प करेंगे, हेल्प इन लिब्रिकेशन ऑफ वेजाइना, क्योंकि वेजाइना के पास अपना कोई ग्लैंड नहीं होता। वेजाइना में जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो दूसरे ग्लैंड के थ्रू ही वेजाइना की वॉल पे सिक्रीशंस आते हैं। वेजाइना का अपना कोई ग्लैंड नहीं है, अपना कोई सिक्रीशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिब्रिकेशन करता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट एट द पीक लेवल, एल्कलाइन नेचर का फ्लूइड सिक्रीट करता है। डियर, कैसे नेचर का फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है, एल्कलाइन नेचर फ्लूइड सिक्रीटेड फ्रॉम द स्कीनीज ग्लैंड, हेल्प इन द लिब्रिकेशन ऑफ द वेजाइना। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया। स्कीनीज ग्लैंड में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये होमोलोगस किसके होगा, होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो इसमें मेल में कंपेयर करें तो मेल में किसके होमोलोगस होता है, स्कीनीज ग्लैंड, जिसे आप बोलते हो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। क्या आप बता सकते हो? यस, सबको पता है स्कीनीज ग्लैंड, यस, प्रोस्टेट ग्लैंड के, इसे फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड भी हम बोलते हैं। क्या होगा, किसके होमोलोगस होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होता है इन मेल, इन मेल। तो एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्कीनीज ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, नंबर में 2 होते हैं और अपना सिक्रीशंस कैसे करते हैं डियर, ये अपना सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू करते हैं, डक्ट के थ्रू करते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। बार्थोलिन ग्लैंड,
ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड। हम ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा ये नंबर में कितने होते हैं? 2 इन नंबर। क्या बोलोगे, कितने होते हैं नंबर में? 2 इन नंबर। ये भी एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अपना सिक्रीशन कैसे करते हैं? डक्ट के थ्रू करते हैं। कैसे शेप का होता है? पी, मटर के दाने जैसा पी शेप का होता है ये, ठीक है। और बार्थोलिन ग्लैंड में अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट एट द पीक लेवल, सेक्सुअल एक्साइटमेंट एट पीक, जब पीक पे होता है तो ये भी क्या करता है? एल्कलाइन नेचर का फ्लूइड सिक्रीट करता है। कैसे नेचर का? एल्कलाइन नेचर। उसका पीएच कैसा होगा? एल्कलाइन होगा नेचर। फ्लूइड सिक्रीटेड फ्रॉम द बार्थोलिन ग्लैंड हेल्प इन द लिब्रिकेशन। किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन द लिब्रिकेशन ऑफ द वेजाइना। ये भी किस में हेल्प करता है? हेल्प इन द लिब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना के लिब्रिकेशन में हेल्प करता है डियर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, ये किसके होमोलोगस होगा? होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन यहाँ पे क्या होता है? बताओ जल्दी से। बार्थोलिन ग्लैंड किसके होमोलोगस होगा? मेल में अगर हम देखें तो काउपर्स ग्लैंड के होमोलोगस होता है। किसके होता है डियर? तो ये हाईलाइट कर लेना आप, ये आया हुआ क्वेश्चन है यहां से, काउपर्स ग्लैंड, या फिर हम क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो, मेल में क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर काउपर्स ग्लैंड के क्या होता है? होमोलोगस इन मेल। मेल में अगर हम कंपेयर करें तो यहां तक समझ में आ गया। अब बार्थोलिन ग्लैंड से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किसके बारे में डियर? बार्थोलिन सिस्ट के बारे में। बार्थोलिन सिस्ट के बारे में कि बार्थोलिन सिस्ट जब हो जाता है फीमेल को तो क्या सिम्टम्स आते हैं? मोस्ट कॉमन हम क्या मैनेजमेंट करते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना, जो बार्थोलिन सिस्ट होता है इस तरह से मैंने ग्लैंड बताया था। देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बोला है अगर आप डिटेल में देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे करने में, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये बार्थोलिन ग्लैंड होता है, ये इसका डक्ट होता है, यहां से ये सिक्रीशंस करता है। कहां पे खुलता है? वेजाइनल वॉल में, लेटरल टू द वेजाइनल वॉल खुलता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया? यहां पे इंफेक्शन हो गया, कुछ भी ये ब्लॉक हो गया, डक्ट ब्लॉक हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? जल्दी से बताओ। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका? इन्फेक्शन। किसका? इकोलाई का। अगर इकोलाई का इन्फेक्शन हो जाए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बार्थोलिन सिस्ट। अगर यहां पे मैं सिम्टम्स की बात करूं, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बताओ, फीमेल को कैसे पता चलता है क्या होता है? तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन होता है। पेन इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? अगर मैं पूछूं प्रेजेंट कहां पे होगा, आप बोलोगे ओवर द लेविया माइनोरा। हमें ऐसा लगेगा लेविया माइनोरा में स्वेलिंग हो रहा है, इस तरह से गांठ बन रही है। लेविया माइनोरा को अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा वहां गांठ बन रही है, स्वेलिंग हो रहा है, वहां प्रेजेंट होता है। और अगर मैनेजमेंट में पूछा जाए आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे जो लेविया माइनोरा है हम वहां पे कट लगाएंगे, यहां से उस सिस्ट को रिमूव कर देंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन, समझ में आया? मार्सुपिलाइजेशन हम बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो एक टेबल में पूरा बार्थोलिन सिस्ट मैंने आपको बता दिया कि कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है, क्या कहां प्रेजेंट होता है, मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। और वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आराम से आप कर सकते हो। डिटेल के लिए तो हमारा जो ऐप लॉन्च हो रहा है उसमें हम पूरा डिटेल पढ़ाई करेंगे, वहां पे हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा अच्छे से चीजों को सीखने का। बट यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा नॉर्सेट 6 के लिए सारी ही चीजें कवर करवाई जा रही है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन करते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में आपने समझ लिया और सारे वेस्टिब्यूल्स के बारे में समझ लिया, ओपनिंग के बारे में समझ लिया। अब हम क्या करेंगे? पेरिनियम के बारे में देखेंगे और फिर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। पेरिनियम, पेरिनियम। अगर मैं पेरिनियम की बात करूं तो यहां पे एनाटॉमिकल और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। अगर मैं इस पेरिनियम को डिवाइड करके स्टडी करूं तो मैं क्या बताऊंगी? दो टाइप से हम पेरिनियम को पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल एंड obstetrical perineum, obstetrical perineum and anatomical perineum। क्लियर है?
क्लियर है? अब देखो, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियल को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल बॉडी भी बोलते हैं, पेरिनियल बॉडी। क्या बोलते हैं डियर? इसको हम पेरिनियल बॉडी भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अब अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं कि इसके एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आप बोलोगे यस मैम हमें पता है, पोस्टीरियर में क्या होगा? सैक्रम एंड कॉकेक्स, एंटीरियर में क्या होगा? सिम्फाइसिस प्यूबिस, और लेटरल साइड में अगर हम देखें तो जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हो जिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं? इशियल ट्यूबरोसिटी। और इसे अगर मैं मिला दूं तो ये कैसा एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर मिल रहा है। कैसे शेप का स्ट्रक्चर बन गया? एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बन गया। तो हम बोलते हैं पेरिनियम कैसे शेप का स्ट्रक्चर है? एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर है। और इस डायमंड शेप को अगर हम देखें तो 4 × 4 सेंटीमीटर एनाटमी है। तो यही चीजें देखनी पड़ेंगी, बोर होने से थोड़ी ना काम चलेगा। अरे मैडम क्या पढ़ा रहे हो? मैंने बोला है बोर नहीं होना है, पढ़ना है, अपने आप को घिसना है, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है, रातों से लड़ना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, झेलना तो पड़ेगा ओबीजी के लिए मुझे। चलो, तो डायमंड शेप का स्ट्रक्चर है, 4 × 4 सेंटीमीटर का होता है। और इसे अगर मैं 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड करूं तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है वो भी देखना है। इस डायमंड शेप को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में मैं डिवाइड करूंगी और उस दोनों स्ट्रक्चर का नाम यूरोजेनाइटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल। अब मुझे बताओ एनस कहां होगा? पीछे की तरफ जहां पे सैक्रम कॉक्सिक्स है, यहां पे क्या होगा? एनस होगा। और जितने भी वेस्टिब्यूल्स की ओपनिंग आपने पढ़ी है, जैसे कि आपने पढ़ा है यहाँ पे क्या था? यूरेथ्रा, यहाँ पे क्या था? वेजाइनल ओपनिंग, इसके साइड में स्किनीज डक्ट की ओपनिंग, यहाँ पे क्या था? बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग। तो जितने भी वेस्टिब्यूल्स की ओपनिंग होती है वो कौन से ट्रायंगल में प्रेजेंट होता है? यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। और ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनल ओपनिंग है तो इसे हम बोलते हैं एनल ट्रायंगल। तो आपको क्या याद रखना है? डायमंड शेप का स्ट्रक्चर 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया, यूरोजेनाइटल एंड एनल ट्रायंगल। एनल ट्रायंगल, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में ऑल वेस्टिब्यूल्स ओपनिंग प्रेजेंट। मैं सीधा लिखूंगी ऑल वेस्टिब्यूल्स ओपनिंग प्रेजेंट। जितने भी वेस्टिब्यूल्स की ओपनिंग है वो प्रेजेंट होता है। और एनल ट्रायंगल में क्या प्रेजेंट होता है? एनल ओपनिंग प्रेजेंट, एनल ओपनिंग प्रेजेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब देखो इसी स्ट्रक्चर में एनाटमी तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बताऊं ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम क्या होता है, फॉर्चिट से लेकर वेजाइना से लेकर जो एनस तक का पार्ट होता है उसे ही हम क्या, द डिस्टेंस बिटवीन फॉर्चिट टू एनस इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। तो यहां पे देख सकते हो फॉर्चिट से लेकर एनस तक का ये बीच वाला पार्ट, मेनली हम क्या बोलते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हमने क्या नाम दे दिया? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर बनाया। पहले मैंने एनाटमी बताई, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके स्ट्रक्चर को देखूं तो ये एक तरह का डायमंड स्ट्रक्चर होगा। और डायमंड स्ट्रक्चर को मैं डिवाइड करूं 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा। उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम दूं तो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड एनल ट्रायंगल होगा। और उसके अंदर कहां कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होगी वो याद रखना है। और इसके बीच के स्पेस को हमने क्या बोला? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। और इसी ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल बॉडी। इसी को हमने क्या बोला? पेरिनियल बॉडी। तो ये समझ में आया आपको? यस और नो? समझ में आ गया? चलो, तो ये मुझे लगता है पेरिनियम का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। पेरिनियम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो ये समझना है यहाँ पे कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ रहा है? कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है। और जब हम एपिजियोटमी देते हैं तो कौन से पेरिनियम को कट करते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम को। यहां से एम्स नॉर्सेट में एक क्वेश्चन आया था क्या, कि एपिजियोटमी का मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एपिजियोटमी कौन सा होता है? मीडियोलेटरल। कौन सा होगा डियर? मीडियोलेटरल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी। एपिजियोटमी में आप किसको कट करते हो? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम को कट करते हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पेरिनियोटमी।
एपिजियोटमी को और क्या बोलते हैं, इसीलिए पेरिनियोटमी भी बोला जाता है। एपिजियोटमी हम लेबर के कौन से, अगर मैकेनिज्म ऑफ लेबर का स्टेप पूछा जाए किसमें आप दोगे, तो एक आप याद बोलोगे, जस्ट बिफोर क्राउनिंग। वी परफॉर्म द एपिजियोटमी जस्ट बिफोर क्राउनिंग। एम्स दिल्ली 2017 जोधपुर के एग्जाम में, एम्स जोधपुर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था डायग्राम बेस्ड कि इस सीजर को आइडेंटिफाई करो जो इस तरह से टेढ़ा है आगे से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मींस आप समझ जाओ यहां एपिजियोटमी के सीजर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायग्राम बेस्ड। एपिजियोटमी सीजर देके आइडेंटिफाई करना था कि ये क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पेरिनियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे थोड़े मसल्स के बारे में याद रखना है। मसल्स के लिए मैं डायग्राम्स दिखाती हूँ, वहीं पे आपको सारी चीजें समझा दूंगी, राइट। तो ये लेविया मेजोरा, आप देखो इस स्ट्रक्चर को मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, फिर से मैं एक बार समझा देती हूं। ये जो स्ट्रक्चर आउटर फोल्ड मैंने बताया था, इसे क्या बोलते हैं, आउटर स्किन एलिवेटेड स्किन फोल्ड इज कॉल्ड एज, यस डियर, ये जो बाहर से है इसे हम लेविया मेजोरा बोलते हैं, जिसपे हेयर ग्रोथ प्रेजेंट होता है। इनर से ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम माइनोरा बोलते हैं। देखो मेंशन किया हुआ है माइनोरा। ये जो बाहर हेयर ग्रोथ वाला पार्ट, ये मेजोरा वाला पार्ट होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग है, और वेजाइनल ओपनिंग के चारों साइड जो कहते हैं हम इनकम्प्लीटली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसे हम हाइमन बोलते हैं। हाइमन इज द इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन होता है जो वेजाइनल ओपनिंग को कंप्लीटली कवर नहीं करता, इनकम्प्लीटली कवर करता है, उसे हमने क्या बोला, हाइमन बोला। यूरेथ्रल ओपनिंग है। क्लाइटोरिस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये क्लाइटोरिस का स्ट्रक्चर है। मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे जो हेयर ग्रोथ होता है इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ये हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स अभी तो आया नहीं है, इसे पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर देखो, अब बोलोगे मैम समझ में नहीं आ रहा है क्या है, समझाऊंगी, चिंता मत करो। जो चीज मैं बता रही बस वो यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। यहां मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, यूरोजेनाइटल साइनस होता है, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल होता है, एनल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो एनल जो ओपनिंग है उसके चारों तरफ जो मसल्स प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स। कलर दूसरा, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स। तो ये एनस के चारों तरफ जो मसल्स है, एनल ओपनिंग के चारों साइड जो मसल्स होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स। समझ में आ गया। अब हम अगर इस वाले ट्रायंगल पे जाए तो यहाँ पे आपको 3-4 स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, वेजाइनल ओपनिंग के चारों साइड जो स्ट्रक्चर, जो मसल्स प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल्स। बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल्स प्रेजेंट अराउंड द, किसके, ये यूरेथ्रा है, ये वेजाइना, वेजाइना के चारों साइड ये वाली जो मसल्स प्रेजेंट होगी इसे हम क्या बोलेंगे, बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल्स। यूरेथ्रा के चारों साइड जो मसल्स प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। और ये जो मसल्स आपको दिख रहा है इसे हम ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स बोलते हैं। समझ में आया। लेवेटर एनाई मसल्स, तो ये हैमॉक के शेप में होता है, इस तरह से हैंगिंग शेप में होता है। देखो सेंटर से यहां ऊपर से क्या होगा, थिक होगा, और नीचे से यहां पे आके क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो ये जो मैं ब्लैक से पूरा मैंने ड्रॉ किया है इसे हम बोलते हैं लेवेटर एनाई मसल्स। लेवेटर एनाई मसल्स इज द मेन मसल्स ऑफ द पेरिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिनियम डायफ्राम होता है, पेरिनियम डायफ्राम मेन मसल्स होता है, पेरिनियम का मेन मसल्स होता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, लेवेटर एनाई मसल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट डायग्राम दिखाती हूं मैं आपको। ये तो इंटरनल वाला हो गया। चलो आ जाओ। तो फिर ये समझ में आ गया पेरिनियम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। डायग्राम नहीं समझ में आया, डायग्राम मैं खुद आपको बना के बता देती हूँ। मैंने ये बताया था कि ये क्या है, ये आपका सैक्रम कॉक्सिक्स है, यहाँ पे एनल ओपनिंग है, ठीक है, और यहाँ पे इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। और इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। बीच में यहाँ पे क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम होता है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम होता है। यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग हो गया, इसके साइड में डक्ट की ओपनिंग हो गया, ठीक है। अब मसल्स देखो, मैंने मसल्स कैसे याद करना है, पेरिनियल मसल्स। पेरिनियल मसल्स को अगर आप याद करोगे तो जो एनस के चारों साइड होता है उसे हम एनल स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं। जो वेजाइना के चारों साइड मसल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल्स बोलते हैं।
जो यूरेथ्रा के चारों साइड मसल्स होता है उसे यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स बोला जाता है। और जैसा कि आपने देखा था इस तरह से ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, उसे हम ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स बोलते हैं। डीप भी होता है और सुपरफिशियल भी होता है। समझ में आ गया। और यहाँ पे आपने देखा था हैमॉक के शेप में बनाया हुआ था एक स्ट्रक्चर, हैमॉक के शेप में इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जिसे हमने क्या नाम दिया, लेवेटर एनाई मसल्स। तो सारे मसल्स के नाम को आप लिख लेना। यहाँ पे एनस के चारों साइड होगा एनल स्फिंक्टर मसल्स। कौन सा, एक्सटर्नल, अगर पूछा जाए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स। समझ में आया। ये जो साइड से है वो क्या है आपका, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स, ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स, जो कि मैंने बताया कैसा होगा, डीप भी हो सकता है और ये सुपरफिशियल भी हो सकता है। डीप भी हो सकता है और सुपरफिशियल भी हो सकता है। ये जो बल्बोस्पॉन्जियोसस वेजाइना के चारों साइड मसल्स है उसे हम क्या बोलते हैं डियर, बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल्स, बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल्स। ये जो चारों साइड यूरेथ्रा के साइड में है इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स, यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स। समझ में आ रहा है। ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है पूरा हैंगिंग शेप में, इसे हम बोलते हैं लेवेटर एनाई मसल्स, लेवेटर एनाई मसल्स। समझ में आ गया। तो ये लिख लेना क्या है, बाद में समझ में ही नहीं आया। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, ये एनल ओपनिंग है। और बाकी तो डायग्राम में दिख ही रहा है, सारी चीजें तो बता ही दी है ना। तो ये सारे मसल्स हैं। पेरिनियल मसल्स के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। पेरिनियल डायफ्राम जो होता है, देखो पेल्विस, आप अभी तो पेल्विस नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे, उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे तो मैं वहां पे और आपको मसल्स के बारे में बता दूंगी। बट पेरिनियल की जो मसल्स होती है इसे याद रखना है, क्योंकि जब हम एपिजियोटमी देते हैं कौन कौन सी मसल्स कट होती है वो मैं आपको एपिजियोटमी में बताऊंगी, बट मसल्स आपको यही एनाटमी में ही याद करना होगा कौन कौन सी मसल्स है। और जब हम एपिजियोटमी देंगे वेजाइनल कैनाल को, वेजाइनल ओपनिंग को एक्सटेंड करने के लिए जिससे बेबी इजीली बाहर आ पाए, तो कौन कौन सी वहां पे मसल्स कट होंगी, इनमें से कौन कौन सा स्ट्रक्चर कट होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये पॉइंट यहाँ याद रखना है। तो मुझे लगता है डायग्राम में सारी चीजें याद हो गई होंगी। पेरिनियल डायफ्राम क्या करता है, पेरिनियम को पेल्विक कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है। उसमें जो मेन मसल्स होता है उसका नाम भी ये एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा मसल्स, लेवेटर एनाई मसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप याद रखोगे। समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल एक एक लाइन करके डेफिनेशन वगैरह सब नहीं लिखवा रही क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। जो हमारी नॉर्मल वाली क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगी, बट यहां मैंने सारी चीज आपको समझा दी है, आपको उसे याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स जाने से पहले ओरिजिनेशन को एक बढ़िया बेहतरीन से ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी। ओरिजिनेशन कि ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, ओरिजिनेशन कहां से होता है, ओरिजिनेशन ऑफ वल्वा। अगर मैं इसकी बात करूं ओरिजिनेशन ऑफ वल्वा की, तो ये कहां से ओरिजिन होता है ये आपको याद रखना। एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है जिससे मुझे याद है, वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूं जिससे आपको भी एकदम टिप्स पे हो जाएगा कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कहां से डेवलप हुए हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एक्टोडर्म से, आपको पता है एक्टोडर्म से, यस एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। लेकिन ऑर्गन्स के हमने ये नहीं पूछा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, हमसे पूछ लिया कि बताओ स्क्रॉटम किससे बना है, इस तरह से, है ना। आप बोलोगे मेल में स्क्रॉटम, हाँ मेल में होता है, पूछ लेते हैं कभी कभी, लेकिन आपको याद कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। CLLV ये ट्रिक है। अब ये CLLV का पहले मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। एक लड़का है, इमेजिन करना है, एक लड़का है जिसने कॉलेज से LLV किया है। क्या किया, LLV किया है। तो यहां पे क्या होगा, C से क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, ठीक है। L से क्या होगा, लेविया माइनोरा, हम पहले लिखेंगे लेविया मेजोरा, बस यही याद रखना होता है क्योंकि आप मेजोरा पढ़ा है आपने, मेजोरा लिखते हो पहले तो गलत हो जाएगा। और V से क्या हो गया यहाँ पे डियर, वेस्टिब्यूल्स हो गया। तो ट्रिक देखो, अभी ट्रिक कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, अभी तो इस लड़के ने LLV ही किया है। LLV करने के बाद क्या होता है,
अब बोलेगा यार चल जीटी मार्केट, एक जयपुर में एक बहुत फेमस जगह मतलब है, जीटी मार्केट है, ठीक है, हमारे दिल्ली में भी जीटी रोड है, ठीक है, चलो जीटी, वहां से क्या किया इसने, जीटी बाजार से क्या किया, शॉपिंग की, शॉपिंग करने के बाद इसने क्या बनाया, गर्लफ्रेंड बनाया, और गर्लफ्रेंड बनाने के बाद जैसा कि हमेशा आपको पता है क्या हो जाता है, लॉस, लॉस का मतलब ब्रेकअप, दिल टूट गया। अब इतना टूटा वो इंडिया में रुका ही नहीं, कहां चला गया, यूएस चला गया, यूएस चला गया, समझ में आ रहा है, यूएस चला गया लड़का भाग के। तो अब हमें तो हमारा ट्रिक बन गया, हमें तो हमारा कॉन्सेप्ट याद हो गया, हमारा काम खत्म, समझना है। कॉलेज से एलएलबी किया, जीटी से शॉपिंग की, गर्लफ्रेंड बनाया, लॉस हुआ, यूएस चला गया। इसका मतलब क्लाइटोरिस का जो ओरिजिनेशन है वो जेनाइटल ट्यूबरकल से डेवलप हुआ है। किससे डेवलप हुआ है डियर, जेनाइटल ट्यूबरकल से, जेनाइटल, मुझे लगता है दूसरा कलर ले लेती हूं, जेनाइटल ट्यूबरकल से, ठीक है। जीएफ का मतलब जेनाइटल फोल्ड से, जेनाइटल फोल्ड से क्या डेवलप हुआ है, लेविया माइनोरा। लॉस का मतलब लेवियो स्क्रॉटल स्वेलिंग, इससे क्या डेवलप हुआ है डियर, इससे क्या डेवलप हुआ है, लेविया मेजोरा। और यूएस का मतलब है यूरोजेनाइटल साइनस, यूरोजेनाइटल साइनस से क्या डेवलप हुआ है, यूरोजेनाइटल साइनस से डेवलप हुआ है वेस्टिब्यूल्स। क्या डेवलप हुआ है, वेस्टिब्यूल्स डेवलप हुआ है। अब मेल में होमोलोगस बताया है, तो मेल का भी आप याद कर सकते हो, एक एग्जांपल मैं बता रही हूं, जैसे कि लेविया मेजोरा का होमोलोगस मैंने मेल में किसको बोला था, लेविया मेजोरा का होमोलोगस मेल में मैंने स्क्रॉटम बोला था। तो मेल के अंदर भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ स्क्रॉटम का डेवलपमेंट कहां से हुआ है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर सेम बोला था, ध्यान करना, होमोलोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर सेम, और स्ट्रक्चर अगर सेम है तो स्क्रॉटम भी किससे डेवलप होगा डियर, लेवियोस्क्रॉटल स्वेलिंग से। वैसे ही आप देख लो लेविया माइनोरा पेनाइल यूरेथ्रा के क्या है होमोलोगस, तो उसका डेवलपमेंट कहां से होगा, जेनाइटल फोल्ड से। तो इस तरह से आप मेल के पॉइंट को भी यहां पे याद कर सकते हो। एक एग्जांपल मैंने बता दिया है, होमोलोगस ऑर्गन, सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, ये ट्रिक मैंने बता दिया है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, भूल जाओ तो जरूर से जरूर देख लेना इसको, है ना, छाप लेना अपनी कॉपी में, याद रहेगा एकदम माइंड में, बढ़िया। चलो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स पे जाते हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल, अब इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत टाइम लगता है, यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, बट इन शॉर्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। आपको एक काम करना है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हम पूरा सिलेबस कर रहे हैं, तो बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही स्मार्ट वे में हमें जाना होगा। तो आपको क्या करना है, पेन पेपर, इसीलिए मैंने बोला था लेके बैठना है, सारे नोट्स लिखते जाना है, ठीक है। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में सबसे पहले है वेजाइना, और वेजाइना की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं बताते हुए चलूंगी। वेजाइना इज अ कैसा ऑर्गन है, फाइब्रोमस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है डियर, फाइब्रोमस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है। चलो अगर वेजाइना की लेंथ पूछे कि लेंथ बताओ कितना होता है, आप बोलोगे लेंथ हमें ये तो बताओ कि एंटीरियर पोस्टीरियर दो तरह से, एंटीरियर से 7 सेंटीमीटर, 7 to 7.5 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर। हमेशा पोस्टीरियर की लेंथ एंटीरियर से 2 सेंटीमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ आपको वेजाइना का पता चल गया। फाइब्रोमस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर ये है। यहां से क्वेश्चन वेजाइना का क्या पूछा जाता है कि वेजाइना का पीएच बताओ क्या होगा, What is the nature? What is the pH of vagina? तो आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव एज में ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। कितना होगा, कैसा होगा, एसिडिक होगा। कितना, 3.5 से लेकर 4.5, कितना होगा, 3.5 से लेकर 4.5। आगे कोई यूनिट नहीं होता, तो एग्जाम में ये गलती मत करना कि सेंटीमीटर लगा के आ गए, दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है ना, सही सही चीजें भी गलत हो जाती हैं वहां पे, तो ऐसा नहीं करना है। एसिडिक होगा, 3.5 से लेकर 4.5 जो है वो इसका एसिडिक पीएच होगा। लेकिन पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ एक न्यूबॉर्न का कितना होगा, एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो कितना होगा, प्रेगनेंसी में पीएच कितना होगा, अगर इस फीमेल को मेंसेस आ रहा है तो मेंसेस के टाइम पे कितना होगा, इस फीमेल को अगर मीनोपॉज आ गया तो क्या होगा, अगर ये रिप्रोडक्टिव एज में है तो क्या होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज में एसिडिक होता है, प्रेगनेंसी में और हाईली एसिडिक हो जाता है,
हाईली एसिडिक हो जाता है, मतलब पीएच और ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 3 से लेकर 4 आप आंसर करोगे। अगर आप 4 to 5 कर रहे हो ना, अगर आप 4 to 5 कर रहे हो ना रिप्रोडक्टिव में, तो यहाँ 3 to 4 करोगे। 3.2 से लेकर 4.2 तक आप यहाँ में, मींस 3 से 4 वाला आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, और ज्यादा कम हो जाएगा और हाईली एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पे आपने 3.5 से लेकर 4.5 तक किया या 4 to 5 किया। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़े तो 4 to 5 वाला आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। मीनोपॉज में आप क्या बोलते हो, एल्कलाइन हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, और पीएच 6 to 8 के बीच में होता है। मेंसेस के टाइम पे भी कैसा होगा डियर, एल्कलाइन। सोचने वाली बात है, ब्लीडिंग निकल रहा है वेजाइना से, और ब्लड का पीएच 7.5 to 7.35 से लेकर 7.45 होता है, इसीलिए यहाँ पे एल्कलाइन, और ये भी 6 to 8 के बीच में होगा। न्यू बॉर्न में भी डॉर्डलिन वेसिलाई एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वेजाइना का पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, 6 to 8 के बीच में होता है। तो देख लो, इस सिर्फ पीएच वाले से इतने सारे क्वेश्चन। और ये एसिडिक होने का कारण क्या होता है कि वेजाइना में रिच ग्लाइकोजन स्टोर होता है, रिच ग्लाइकोजन स्टोरेज की वजह से वहां पे एक वेसिलाई प्रेजेंट होता है। ये एम्स दिल्ली जोधपुर के एग्जाम में, एम्स जोधपुर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसे ध्यान से समझना कि उस वेसिलाई का नाम, उस लैक्टोवेसिलाई का नाम बताओ जिसकी वजह से वेजाइना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। उसका नाम है डॉर्डरलिन वेसिलाई। क्या नाम है, डॉर्डरलिन वेसिलाई नाम है। तो ये एग्जाम का मैंने बोला था ना PYQ, तो आपके नोटबुक में पूरा छप जाएगा, तो साथ साथ ही इन पॉइंट को भी लिख लेना। कौन सा वेसिलाई, लैक्टोवेसिलाई, डॉर्डरलिन वेसिलाई, जो क्या करता है, उच्च रिच ग्लाइकोजन स्टोर को ब्रेक करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और इसी वजह से वेजाइना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। समझ में आ गया। तो एक पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट वेजाइना में बताऊं तो ध्यान से देखना, वेजाइना में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम बताओ। वेजाइना इज लाइंड बाय विच एपिथेलियल टिश्यू, आप बोलोगे नॉन कैरेटेनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड, नॉन कैरेटेनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यहां पे अपना क्वेश्चन मार्क कर लेना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में यही नॉन कैरेटेनाइज्ड, ये सबको पता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ये सबको याद है, लेकिन भूल क्या जाते हैं, नॉन कैरेटेनाइज था या कैरेटेनाइज था, तो वो भी पूछ लिया जाएगा, उसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वेजाइना के अंदर जो क्वेश्चन, फंक्शन तो सबको पता है, वेजाइना का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजाइना, तो यहां बोलने वाली बात ही नहीं होगी कि फंक्शन तो आप सबको याद होगा। मेंस्ट्रुअल ब्लड को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है, फीटस को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है। लेबर के टाइम में बेबी कहां से आउट होगा, वेजाइना से। क्वाइटस एक्ट में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वेजाइना। तो मुझे लगता है वेजाइना के पॉइंट को मैंने बहुत ही इन शॉर्ट आपको सारी चीजें बताई हैं। लेंथ कितना होता है, कौन सा वेसिलाई प्रेजेंट होता है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं यूट्रस की बात करूं, यहां पे मैं बात करूंगी यूट्रस की। यूट्रस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है डियर, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। यूट्रस इज, कितने होते हैं यूट्रस, 1 2 3 4। आप बोलोगे एक यूट्रस में तो इतना कमाल हो रहा है, एक यूट्रस में 2 3 4 5 7 बच्चे आ जाते हैं, और ज्यादा यूट्रस हुआ तो तहलका मच जाएगा, है ना। चलो, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस को हम और किस नाम से जानते हैं, इस यूट्रस को हम और क्या बोलते हैं, यूट्रस को हम बोलते हैं हिस्टेरो, और क्या बोलते हैं, मेट्रा, हिस्टेरो, मेट्रा, और क्या बोलेंगे बताओ, वूम्ब बोलते हैं ना, बेबी कहाँ है, मदर की वूम्ब में है, कोख में है। ठीक है, तो वूम्ब है, यूट्रस है, हिस्टेरा है, ये सारे यूट्रस के ही नेम है। यूट्रस को हम बोलते हैं। यूट्रस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं बताती जा रही हूँ। सबसे पहले व्हाट इज द मेजरमेंट, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द यूट्रस, तो ये होता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द यूट्रस। लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस कितना होता है इसका, ये यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द वेट ऑफ द यूट्रस, अगर वेट पूछा जाए तो कितना होता है, 60 ग्राम का यूट्रस, 60 ग्राम का यूट्रस हो गया।
नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इसका शेप कैसा होता है। आप बोलोगे पियर शेप का होता है, पायरीफॉर्म शेप का होता है। कैसा होता है? पायरीफॉर्म शेप का यूट्रस होता है इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेगनेंसी वाला प्रेगनेंसी में ही बताऊंगी, सिंपल याद करो कैसे शेप का होगा। कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होगा? अगर बॉडी कैविटी पूछा जाए तो ये पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है। जितने भी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ऑल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स सिचुएटेड इनसाइड द पेल्विक कैविटी। ये पॉइंट याद रखना है, ऑल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन सिचुएटेड इनसाइड द पेल्विक कैविटी। सब पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। लेकिन अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो फिर वो यूट्रस कैसा ऑर्गन हो जाएगा? फिर ये यूट्रस जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाएगा। बट अभी कैसा ऑर्गन है? पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड है, तो पेल्विक ऑर्गन है। क्लियर है? तो ये मैंने मेजरमेंट आपको बता दिया है। यूट्रस को तो देख लो, यूट्रस को तो देख लो, ये यूट्रस है। वेजाइना के बारे में तो आपने पढ़ लिया है, यस, वेजाइना के बारे में आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे क्या होता है? कॉर्पस वाला पार्ट होता है, ये हमारा फंडस वाला पार्ट होता है, कैविटी वाला पार्ट होता है, ये हमारा सर्विक्स वाला पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? ये हमारा सर्विक्स होता है। क्लियर? ये सर्विक्स है, ये पूरा यूट्रस का पार्ट मैंने बताया है। तो यूट्रस का मेजरमेंट, यूट्रस कितना वेट होता है, कैसा शेप होता है, कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होता है, हम इसको क्या बोलते हैं? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। और यूट्रस में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है? अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो कितने लेयर्स होते हैं यूट्रस के? अगर मैं यूट्रस के लेयर्स की बात करूं, सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रियम बोलते हैं। पैरामेट्रियम हम बोलते हैं। अगर मैं मिडल लेयर की बात करूं तो हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं। और अगर मैं इनर लेयर की बात करूं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम, पैरामेट्रियम सबसे आउटर होता है, मायोमेट्रियम सबसे मिडल में होता है और सबसे ज्यादा मस्कुलर होता है। कैसा होता है? सबसे ज्यादा मस्कुलर होता है। एंडोमेट्रियम की बात करूं तो ये सबसे इनर स्ट्रक्चर होता है, अंदर प्रेजेंट होता है। और एंडोमेट्रियम के स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं डायग्राम इसे दिखाना चाहूं तो देखो, डायग्राम देखो इसका, ये है एंडोमेट्रियम का डायग्राम। एंडोमेट्रियम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी लेयर होती है एंडोमेट्रियम की? देख लो, ये सबसे बेसल लेयर है। अगर एंडोमेट्रियम का डायग्राम आपसे पूछ लिया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। हमने बोला एंडोमेट्रियम का सबसे नीचे वाला लेयर क्या होगा? बेसल लेयर। अगर उससे ऊपर जाए तो कौन सा होगा? स्पॉन्जी लेयर। कौन सा होगा? स्पॉन्जी लेयर। सबसे ऊपर जाए तो कौन सा होगा डियर? कॉम्पैक्ट लेयर। कौन सा होगा? कॉम्पैक्ट लेयर होगा। अरे समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है आपको? सोना नहीं है, जाग जाओ, याद है ना? नॉट सेट सैलरी, देख लो, गवर्नमेंट जॉब का सपना है। अगर आपका ख्वाब गवर्नमेंट जॉब पाना है तो नींद चैन को त्याग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब सो जाओ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सो ही मत, पागल हो जाओगे। सोना है लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है। ये जो किताब लेके मुंह पे किताब, आप किताब आपके ऊपर, आप किताब के नीचे, ऐसे चल रहा है ना सिस्टम, ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बता रही हूँ आपको, अपने बॉडी के बारे में जानने के लिए पता चल रहा है यहाँ पे कैसे क्या चीजें हो रही है, इतना इंटरेस्टिंग है। नींद कैसे आ सकती है यार? नींद तो आनी ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, हाँ, तो जो सो रहे थे ना वो जागे रहे, ये क्या हो गया? पढ़ाई कैसे रुक गई? रुक इसलिए गई क्योंकि आप सो रहे थे। सोना नहीं है, जाग जाओ। समझ में आया? तो एंडोमेट्रियम के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होता है? मिडल लेयर और सबसे मस्कुलर लेयर होता है। ये इनर लेयर होता है। यहीं पे लेयर के अलावा मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे बताऊं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूट्रस इज लाइंड बाय विच एपिथेलियल टिश्यू? यूट्रस इज लाइंड बाय विच एपिथेलियल टिश्यू? उस टिश्यू का नाम हमें बताओ क्या है? तो जल्दी से बताओ, इस टिश्यू का नाम क्या होगा? इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? कौन सा टिश्यू होगा? क्या यहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होगा या सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होगा? यहाँ पे आप रखोगे, याद रखोगे, यहाँ पे सिंपल वाला होता है। यहाँ पे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू।
सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर से मैं बोल रही हूं, यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स PYQ, यहां से आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू का नाम हमें बताओ। अगर मैं यहाँ पे यूट्रस के पार्ट्स की बात करूं तो पार्ट्स ऑफ द यूट्रस भी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है, तो आई थॉट डायग्राम में ही आपको चीजें याद होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस क्या होता है, यूट्रस का फंडस वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फंडस वाले पार्ट में ही क्या पढ़ा था हमने, कॉर्पस, कॉर्पस वाला पार्ट पढ़ा था, कॉर्नुआ पढ़ा था, जिसे हम ट्यूबल ऑस्टिया भी बोलते हैं, ये मैं आपको अलग से लिखवा दूंगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, फंडस के अलावा यूट्राइन बॉडी, यूट्राइन बॉडी जिसमें यूट्राइन कैविटी हम देखते हैं, इस्थमस, इस्थमस यहाँ पे भी होता है, ये मत सोचना सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे भी इस्थमस होता है, और क्या होगा, सर्विक्स, सर्विक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। जो फंडस वाला पार्ट होता है ऊपर, वहीं पे क्या होता है, कॉर्नुआ पार्ट होता है, ट्यूबल ऑस्टिया पार्ट होता है। उस ट्यूबल ऑस्टिया को ही हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द यूट्रस। जैसे पेस मेकर हार्ट में होता है, वैसे ही यूट्रस में भी पेस मेकर होता है, पेस मेकर ऑफ द यूट्रस। किसे हम बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया को हम पेस मेकर ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। तो यहाँ फंडस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। यूट्राइन बॉडी, यहीं पे यूट्राइन कैविटी वाला स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते हैं, यूट्राइन कैविटी, इस्थमस होता है और सर्विक्स वाला पार्ट होता है। क्लियर है, पार्ट्स ऑफ द यूट्रस आपको समझ में आ गया। ये देखो यूट्रस के पार्ट, यहां पे सब कुछ मेंशन है, यहां पे सारी ही चीजें मेंशन है, ध्यान से देखना आपको। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर, ये वाला लेयर जो है ये पेरीमेट्रियम है। अगर मैं इनर लेयर की बात करूं एंडोमेट्रियम की, ये देखो, ये जो अंदर आपको लेयर दिख रहा है ना, ये जो लेयर दिख रहा है, यही लेयर क्या है, एंडोमेट्रियम है। और जो बीच में आपको लेयर दिख रहा है, ये वाला लेयर पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस, जिसे हमने क्या बोला है डियर, मायोमेट्रियम बोला है। तो मुझे लगता है सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, जो लेयर ऑफ द यूट्रस है, ठीक है। अब यूट्रस को देखो क्रॉस सेक्शन कट करके भी आपको पूरा दिखाया है, ये अंदर वाली लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, और ये जो है पूरा का पूरा मस्कुलर लेयर है, जिसे मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम आपने बोला था। कितना ज्यादा मोटा दिख रहा है ना आपको, कितना थिक होता है, 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यहां पे भी दिखाया है, देखो ये सर्विक्स वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट मैंने बोला था, ये वाला पार्ट क्या होता है, सर्विक्स वाला पार्ट होता है। सर्विक्स भी दो टाइप के होते हैं, जो ऊपर वाला सर्विक्स होता है उसे हम बोलते हैं क्या, एंडो सर्विक्स, और जो नीचे वाला होता है उसे हम बोलते हैं एक्सो सर्विक्स, जिसे हम एक्टो सर्विक्स भी बोल सकते हैं, और ये एंडो सर्विक्स होता है। ये क्या है, एंडो सर्विक्स, ये क्या है, एक्सो सर्विक्स, या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्टो सर्विक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो वेजाइना में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो यूट्रस में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, और ये ओवरी वाला पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है ये ओवरी, ठीक है, ये ओवरी, ये जो लिगामेंट से अटैच रहता है, इस लिगामेंट को हम ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। और ये पूरा का पूरा यूट्रस जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, और ये जो देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, पूरा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्रिए बोलते हैं। तो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। वेजाइना भी आप देख सकते हो, वेजाइना को भी खोल के दिखाया, हर स्ट्रक्चर खोल के यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, जिस स्ट्रक्चर को आप इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो। नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, वहां से जाके नोट्स डीबीपी आप वहां से ले सकते हो। समझ में आया? अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, अपने प्यारे से कमेंट, जैसे कि आपने डाला था, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आप अपने टीचर को और ज्यादा मोटिवेट और ज्यादा चीजें के लिए करते हो, तो इस तरह से जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं वो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? नोट्स लेके बैठे हो, देख रहे हो, वो भी काम करना है पूरा। आज से मैं आपको क्या दूंगी, रिवीजन का और एक टास्क भी दूंगी। नेक्स्ट टारगेट जो होगा नेक्स्ट क्लास में आपको करना है, क्वेश्चन है ना। चलो अब इसको समझना, यहीं पे मैं आपको क्या बताऊंगी, यूट्रस को हम बोलते हैं, कैसे होता है यूट्रस, एंटी वॉटेड एंटी फ्लेक्स, एम्स रायपुर का क्वेश्चन था। यूट्रस आपको दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, सबको दिख रहा है। यूट्रस कैसा है, यूट्रस एंटी वॉटेड एंटी फ्लेक्स्ड होता है। ये आपको वेजाइना, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ये सर्विक्स, और ये क्या है, ये वाला पार्ट यहाँ वेजाइना है।
आप देख रहे हो यहाँ पे यूट्रस अपनी ही बॉडी के साथ जो एंगल बनाता है 120 डिग्री का, और जो वेजाइना के साथ यहाँ पे एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? यूट्रस कैसे होगा? एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड होगा। कैसा होगा यूट्रस डियर? यूट्रस एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड होता है। एंटी फ्लेक्स्ड होता है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। एंटीवर्टेड किसके साथ एंगल बनाता है? विद सेल्फ। एंटी फ्लेक्स्ड यूट्रस अपने सेल्फ बनाता है, और वेजाइना के साथ, द एंगल बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। यहाँ पे एंटीवर्टेड का मतलब क्या है? सर्विक्स और वेजाइना के बीच में जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, जिसे हम बोलेंगे एंटीवर्टेड। ठीक है। और एंटी फ्लेक्स का मतलब क्या होता है? यूट्राइन बॉडी ही अपने सर्विक्स के साथ जो एंगल बनाता है, सर्विक्स के साथ जो एंगल बनाता है, यूट्राइन बॉडी सर्विक्स के साथ जो एंगल बनाता है वो 120 डिग्री का बनाता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी फ्लेक्स्ड। एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड, ये एम्स रायपुर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ लेना। एम्स रायपुर का आया हुआ क्वेश्चन, यूट्रस कैसे होता है? एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड। जो फंडस है पॉइंटेड टुवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस, अगर ये इस तरह से फंडस सैक्रम कॉक्सिक्स की तरफ चला गया तो उसे हम बोलते हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस, जो कि रेयर होता है, किसी किसी फीमेल में होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स। यूट्रस फंडस पॉइंटेड टुवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ पॉइंट करता है, और ये वेजाइना वाला पार्ट हो गया। तो यूट्रस और वेजाइना, एंटी फ्लेक्स, एंटीवर्टेड, ये चीज समझ में आ गई होगी। डायग्राम्स यहाँ पे सामने बना हुआ है। ठीक है। अब यूट्रस में एंटीरियर पोस्टीरियर में कौन सा स्ट्रक्चर सिचुएटेड होता है वो भी थोड़ा सा आपको समझना है। आपको यूट्रस के एंटीरियर में दिख रहा होगा एक ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं डियर? ब्लैडर। और उसके पोस्टीरियर में ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये रेक्टम वाला स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका? रेक्टम वाला स्ट्रक्चर है। और पेरिटोनियम मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो कवर कर रहा है सारे ही ऑर्गन्स को, एक लेयर कवर करता है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम की लेयर। और पेरिटोनियम यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उस पाउच को हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। आप देख सकते हो इस पाउच को हमने क्या बोला? पाउच ऑफ डगलस। क्लियर है? पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं, या कल्डोसेक भी बोलते हैं। यहाँ पे पाउच ऑफ डगलस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? कल्डोसेक, कल्डीसेक। ठीक है, समझ में आ गया? पाउच ऑफ डगलस, कल्डीसेक किसके किसके बीच में होगा? यूट्रस और रेक्टम के बीच में होगा, इसीलिए इसे हम और क्या बोलते हैं? पाउच ऑफ डगलस को रेक्टो यूट्राइन पाउच। क्या बोलते हैं डियर? रेक्टो यूट्राइन पाउच। इसे हम रेक्टो यूट्राइन पाउच भी बोलते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जो ब्लैडर और इसके यूट्रस के बीच में होगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं वेसिको, सॉरी, यहाँ पे जो ब्लैडर और यूट्रस के बीच में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेसिको यूट्राइन पाउच। क्या बोलेंगे डियर? वेसिको यूट्राइन पाउच। ये हमारा वेसिको यूट्राइन पाउच होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कल्डोसिंथेसिस करें, कल्डोसेक से एस्पिरेशन करें, एस्पायरेट करें फ्लूइड को, और वहां पे ब्लड आए, तो प्रेगनेंसी में ये किसको इंडिकेट करता है? आप बोलोगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। चाहे तो ट्यूबल रप्चर हुआ है या ट्यूबल एबॉर्शन होगा, तो वहां पे ब्लड प्रेजेंट होगा पाउच ऑफ डगलस में, और जब हम एस्पायरेट करेंगे, कल्डोसिंथेसिस करेंगे, तो वहां पे हमें ब्लड दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो एक ये पॉइंट है। तो ये स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, क्या लेयर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कितना वेट होता है, वो सारी चीजें आपको नॉर्मल याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यस, ये स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया था। ये तो ये यूट्रस के बारे में सारी चीजें आई थॉट मैंने आपको क्लियरली बता दी है, कौन सा कितना पाउच होगा, क्या होगा, एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई की अगर मैं बात करूं कि इस यूट्रस को ब्लड सप्लाई कौन करता है? यूट्रस को ब्लड सप्लाई कौन करता है, बता सकते हो क्या? यस, ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस। ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, यूट्रस को ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी करता है। कौन करता है डियर? यूट्राइन आर्टरी। एंड यूट्राइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ ये यूट्राइन आर्टरी ब्रांच किसका है? यूट्राइन आर्टरी किसका ब्रांच है? तो आप बोलोगे यूट्राइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन, एंटीरियर
डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, इसका ब्रांच होता है। ये सब हेल्प करेगा, जब पीपीएच पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। समझ में आया? ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, यूट्राइन आर्टरी एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, इसका ब्रांच होता है। तो यूट्रस के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि यूट्रस के बारे में अभी खत्म नहीं हुआ है। यूट्रस के बारे में आपको प्रेगनेंसी में पढ़ना है, कैसे कैसे शेप चेंज होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगी। इन शॉर्ट मैंने आपको सारा एनाटॉमी में बेसिक पॉइंट्स अभी सारी चीजें क्लियर की हैं कि एनाटॉमी में आपको क्या पता होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए नॉर्मल, कितना मेजरमेंट। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यूट्रस का जो कैपेसिटी है, वो यूट्रस की कैपेसिटी कितनी होती है, तो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 10 ml कैपेसिटी रहेगी, लेकिन बाद में आप जाके देखोगे प्रेगनेंसी में तो कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, 5 लीटर टू 20 लीटर तक यूट्रस की कैपेसिटी हो जाती है, लेकिन एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में आप देख लो कितनी कम कैपेसिटी है। समझ में आ रहा है? तो ये कैपेसिटी ऑफ द यूट्रस, यही सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है। इसमें आपको लिगामेंट पूछा जाएगा, कौन कौन से राउंड लिगामेंट होता है, इसमें कौन सारे लिगामेंट्स के नाम जो है, लिगामेंट्स हमारे एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, बेकन रॉडेंट्स लिगामेंट, एक लिगामेंट का नाम याद कर लेना जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लिगामेंट से। लिगामेंट से अगर कभी क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन होगा? कार्डिनल लिगामेंट बताओ, यूट्रस का कार्डिनल लिगामेंट बताओ कौन सा होगा? कार्डिनल लिगामेंट। तो मैकन रॉडेंट लिगामेंट, मैकन रॉडेंट्स लिगामेंट is called as the cardinal ligament of the uterus. इसे ही हम यूट्रस का कार्डिनल लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सली अरेंज होता है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स लिगामेंट भी बोला जाता है। ट्रांसवर्स लिगामेंट भी बोला जाता है क्योंकि ट्रांसवर्सली अरेंज होता है। इसके अलावा कौन सा लिगामेंट होता है डियर? ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ठीक है, पीसीयूएस, एक ये भी याद रखना, पीसी को कहां से लेके? यूएस से आए हैं, तो पीसी से क्या हो गया? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। यूएस से बात करें, यूटेरो सैक्रल लिगामेंट। ये सारे लिगामेंट्स हैं, देख लो बहुत सारे लिगामेंट्स हैं। तो राउंड लिगामेंट, ये सारे क्या है? लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्डिनल लिगामेंट करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्लड सप्लाई कौन करता है? यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी भी यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है। ओरिजिनेशन, यूट्रस बना किससे है? अगर आपसे एम्ब्रियोनिक पीरियड का पूछा जाएगा, यूट्रस का ओरिजिनेशन पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे यूट्रस कहां से बना हुआ है डियर? कहां से? कौन सा लेयर? मुलेरियन डक्ट से बनता है, मुलेरियन डक्ट से। मुलेरियन डक्ट से ना सिर्फ यूट्रस, इसके अलावा और भी चीजें बनती हैं। मुलेरियन डक्ट से, मुलेरियन डक्ट से ना सिर्फ यूट्रस, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना भी बनता है। इसीलिए अगर किसी फीमेल को मुलेरियन ए जेनेसिस होता है तो उसमें यूट्रस नहीं होता, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना नहीं होता है, फेलोपियन ट्यूब नहीं होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये बना किस डक्ट से है, कहां से ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, डेवलपमेंट कहां से हुआ है। तो यूट्रस का डेवलपमेंट, यूट्रस का ओरिजिनेशन क्या है? मुलेरियन डक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्लियर है? समझ में आया यूट्रस? फेलोपियन ट्यूब की बात मैं कर लेती हूं। फेलोपियन ट्यूब की बात, यस, फेलोपियन ट्यूब। देखो यहां पे एक डायग्राम मैंने बनाया था, इसी डायग्राम में कुछ चीजें मैं मेंशन कर देती हूं। ठीक है, ये आपका सर्विक्स वाला पार्ट था, ये फेलोपियन ट्यूब, और यहां पे क्या है? ओवरी। ठीक है, ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है ना, यहां देखना, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है। और सर्विक्स के बारे में मैंने डायग्राम में ही आपको बताया था, वैसे नहीं बताया है। सर्विक्स दो टाइप का होता है, एक एंडो सर्विक्स होता है, एक एक्टो सर्विक्स, या फिर इसी को हम एक्सो सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंडो और एक्टो में क्या होता है डियर? एंडो में क्या होता है? एंडो अपर पार्ट, ये वाला सर्विक्स होगा, अपर पार्ट वाला सर्विक्स होगा, ये सर्वाइकल कैनाल होगा, ये अपर पार्ट वाला सर्विक्स, ये लोअर पार्ट। जो वेजाइना में आता है सर्विक्स, जो वेजाइना के अंदर आता है, उसे हम बोलते हैं एक्टो सर्विक्स, या फिर हम उसे बोल सकते हैं वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। क्या बोल सकते हैं डियर? वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। जो सुप्रा वेजाइनल पार्ट होता है डियर,
जो सुप्रावेजाइनल पार्ट होता है, जो वेजाइनल, उसमें कौन सा टिश्यू होता है? कॉलमनार टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। जो वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स है, इसमें कौन सा टिश्यू होता है? यस डियर, कौन सा टिश्यू होगा? यहाँ पे जो टिश्यू होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्सिनोमा सर्विक्स, सर्विक्स का जो कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? तो यहाँ पे जो टिश्यू है, ये दोनों जहां पे मिलते हैं उस जंक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन जोन। जहां पे ये दोनों ही एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन जोन, या फिर हम बोलते हैं उसको स्क्वैमो कॉलमनार जंक्शन, स्क्वैमो कॉलमनार जंक्शन। और यही स्क्वैमो कॉलमनार जंक्शन मोस्ट कॉमन साइट होता है किसका? द स्क्वैमो कॉलमनार जंक्शन इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ये सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट होता है, ये आपको याद रखना है। समझ में आया सर्विक्स के बारे में, सर्विक्स के बारे में। और जो ये दिख रहा है ये सर्वाइकल कैनाल होता है, और सर्वाइकल कैनाल कैसा होता है डियर? सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, या फिर हम बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म। ये पीजीआई चंडीगढ़ में क्वेश्चन आया था, कैसे शेप का होता है? ये फ्यूजीफॉर्म शेप का होता है। कैसा होता है? फ्यूजीफॉर्म शेप का होता है, जिसे हम सिलिंड्रिकल शेप बोलते हैं। तो सर्विक्स के बारे में मैंने दो सारी चीजें बताई हैं। ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस होता है। सर्विक्स में दो ओपनिंग होती है, जो बाहर की तरफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस। जो अंदर की तरफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल सर्वाइकल ओस। क्लियर है? क्लियर है? सर्विक्स जो है वो 2 सेंटीमीटर तक क्या होता है? इसकी थिकनेस होती है 2 सेंटीमीटर। जो लेंथ में बोला जाएगा, कितनी लेंथ होती है, थिकनेस नहीं, कितनी लेंथ होती है इसकी, तो सर्विक्स 2 सेंटीमीटर का होता है। और जब पूरा बेबी डिलीवर होना होता है तो सर्विक्स डायलेशन होता है, तो पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। ये समझ में आया? तो ये सारा सर्विक्स के बारे में है। अगर यहाँ पे देखो, जहां से फेलोपियन ट्यूब की एंट्री होती है उस पॉइंट को, उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबल ऑस्टिया। क्या बोलते हैं डियर? ट्यूबल ऑस्टिया। ट्यूबल ऑस्टिया या कॉर्नुआ रीजन इज कॉल्ड एज, ट्यूबल ऑस्टिया और कॉर्नुआ इज कॉल्ड एज द, क्या होगा? पेस मेकर। अभी बताया था मैंने, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द यूट्रस। पेस मेकर ऑफ द यूट्रस, जहां से फेलोपियन ट्यूब की एंट्री इसमें होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द यूट्रस। अब आया फेलोपियन ट्यूब, यहां से जाएंगे इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्थमस, एम्प्यूला और फिर इन्फंडिबुलम। तो ये फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? सैल्फिंजेस भी बोलते हैं, सैल्फिंजेस भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? यूट्राइन डक्ट भी बोलते हैं, यूट्राइन डक्ट भी बोलते हैं। यहां पे इसे और क्या बोलेंगे हम? मुलेरियन डक्ट भी बोलेंगे, क्योंकि इसका ओरिजिनेशन भी कहां से हुआ है? मुलेरियन डक्ट से हुआ है। मुलेरियन डक्ट, यूट्राइन डक्ट, सैल्फिंजेस, ओविडक्ट, ये फेलोपियन ट्यूब का क्या है? नाम है। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? अगर मैं लेंथ की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय विच एपिथेलियल टिश्यू, तो आपको याद रखना है यहां पे होता है सीलिएटेड, ये याद रखना है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और यहां पे एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, उस स्पेशल सेल का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पेग सेल कहां प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे उस स्पेशल सेल का नाम ही पेग सेल है, जो कि फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। और मैं पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब की बात करूं तो देख लो, पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं? फेलोपियन ट्यूब में फर्स्ट इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल पार्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? इंटरस्टिशियल के अलावा, इंटरस्टिशियल के अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर? इस्थमस आ जाएगा। इस्थमस के अलावा बात करूं तो क्या आएगा? एम्प्यूला आएगा। और एम्प्यूला के अलावा बात करूं तो क्या आएगा? 4th नंबर पे इनफंडिबुलम,
इन फंडी, बहुत सिंपल क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, बीएचयू में एक बार आया था कि इसे एंटीरियर टू पोस्टीरियर में अरेंज करो, शायद वो उस एग्जाम का सबसे सिंपल क्वेश्चन था। एंटीरियर टू पोस्टीरियर में अरेंज करना शायद उस एग्जाम का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंटरस्टिशियल सबसे आपसे पूछा जाएगा, बताओ सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है। एम्पुला इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर है, जबकि इस्थमस 2.5 सेंटीमीटर का होता है। लॉन्गेस्ट ये 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और ये भी 1.25 सेंटीमीटर होता है। फिर भी हम इसको ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? एनाटॉमिकल स्फिंक्टर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इसे हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इन फंडिबुलम में क्या प्रेजेंट होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं डियर? फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए बोलते हैं। और फिम्ब्रिए में एक सबसे लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिए होता है। उस लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिए को हम क्या नाम देते हैं? उस लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिए को हम ओवेरियन फिम्ब्रिए बोलते हैं। और ये जो ओवेरियन फिम्ब्रिए होता है इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा। तो इस ओवेरियन फिम्ब्रिए का काम होता है कैचेस द ओवा फ्रॉम द कैच द ओवा फ्रॉम पेल्विक कैविटी, फ्रॉम पेल्विक कैविटी। तो ये पेल्विक कैविटी में जब ओव्यूलेशन होगा, ओवा रिलीज होगा, तो वहां से उस ओवा को कैच करके फेलोपियन ट्यूब के अंदर लाने का काम करेगा कौन सा फिम्ब्रिए? ओवेरियन फिम्ब्रिए, जो सबसे लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिए है। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन 15 to 20 में होते हैं, उसमें से एक सबसे लंबा होता है जो ओवा को कैच करने का काम करता है। तो इन फंडिबुलम के बारे में, एम्पुला, इस्थमस, सबके बारे में आपको पता चल गया। तो ये क्या था? पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। आई थॉट आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कौन सा स्पेशल सेल होता है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है। लास्ट क्या बचा है हमारा? ओवरी। लास्ट क्या है डियर? ओवरी। और ओवरी के बारे में बताऊं तो ओवरी के बारे में तो कहना ही क्या है, पहली क्लास में ही मैंने बताया था। क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन डियर? इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। बताया था ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या होता है? ओवरी। और इस ओवरी कितने होते हैं? 1 पेयर, 1 पेयर, टोटल 2 इन नंबर, 2 इन नंबर। अगर मैं इसके मेजरमेंट की बात करूं, अगर मैं इसके मेजरमेंट की बात करूं तो बताओ मेजरमेंट कितना होगा इसका? कैसे लिखते हैं? 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द। अगर मैं इसके वेट की बात करूं, ओवरी के वेट की बात करूं तो 5 to 10 ग्राम्स इन वेट होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वेट के अलावा बात करूं कि बताओ ओवरी कैसे शेप का होता है? अरे ओवरी का शेप बताओ कैसा होगा? ओवल शेप का होगा। और कंपेयर करें तो आलमंड शेप का होता है। कैसे? आलमंड शेप का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओवरी के बारे में तो ओवेरियन फोसा में सिचुएटेड होता है। ओवरी कहां पे सिचुएटेड होगा? पेल्विक वॉल में क्या होता है? ओवेरियन फोसा। और ओवेरियन फोसा में ये सिचुएटेड होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी? काम क्या होता है ओवरी का? सबसे पहला काम पूछा जाएगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवरी। और यहीं पे अगर सेकेंडरी फंक्शन पूछा जाता है कि बताओ सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा, तो सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है ओवरी का? हार्मोन्स का सिक्रीशंस। ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अरे कौन सा हार्मोन्स का सिक्रीशन का होता है ओवरी से? ईस्ट्रोजन, जो आपने बोला था फीमेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन ओवरी यहां से करता है। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया? हार्मोन का सिक्रीट करना। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने का काम किसका है? ओवरी का। और ओवरी को अगर खोले तो ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है डियर? ओवरी को अगर हम खोले तो ये किस प्रोसेस से ओवा को रिलीज करता है? oogenesis। मैंने बोला था गैमेटोजेनेसिस में मैं बताऊंगी, तो oogenesis को याद रखना, बाद में पूरा डिटेल में बताऊंगी। दूसरा याद रखना, ये क्या करता है? ये जो ओवरी होता है सॉरी ओवरी होता है, ये 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। oogenesis करता है। इसके अलावा अगर हम ओवरी को खोले तो वहां पे क्या प्रेजेंस होता है? फुल ऑफ फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स हमेशा
इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही बनना स्टार्ट हो जाता है और सबसे ज्यादा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है फॉलिकल्स के नंबर क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फॉलिकल्स के नंबर कम होते जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना था। और 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, 5th मंथ या 20 वीक्स, 5th मंथ या फिर 20 वीक्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में 7 मिलियंस फॉलिकल्स ओवरी के अंदर होते हैं। और ये सबसे ज्यादा फॉलिकल्स होता है 5 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी में पूछा जाएगा कि एक बच्ची पैदा हुई है, बताओ उसके ओवरी में कितने फॉलिकल्स होंगे, तो न्यूबॉर्न्स में डिक्रीज होकर 2 मिलियंस पे आ जाता है, 2 मिलियंस पे आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा रिप्रोडक्टिव एज में कितना होगा, तो आप बोलोगे यहां पे मिलियन से किस में आ जाएगा, लैक्स में, 4 लैक्स तक यहां पे क्या होते हैं, फॉलिकल्स। और मीनोपॉज जब एक फीमेल को क्या हो जाता है, परमानेंटली मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो वहां पे लेस देन 10,000 फॉलिकल्स जो है, लेस देन 10,000 फॉलिकल्स रह जाते हैं। तो ये था पूरा किसके बारे में, ओवरी के बारे में। ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ओवरी का मेजरमेंट, वेट, एवरीथिंग अबाउट द ओवरी। इन शॉर्ट मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। आई थॉट आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अपना काम कर रहे होगे, आप अपना कर्म कर रहे होगे। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। इतनी देर से जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका फल भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से पीछे मत हटना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो इसके साथ साथ मैं आपको चीजें, डायग्राम्स भी इसके पीपीटी में आपको मिल जाएगा। और इन शॉर्ट घर पे जाके मैंने बोला था, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो प्लीज इसे रिवाइज करना है, क्योंकि ये जो अचीव करोगे ना सक्सेस, तभी जब आप इन चीजों को रिवाइज करोगे, समझोगे। एक बार सुनने पे इतना चीजों को नहीं समझ पाते हो, जब आप नोट्स में लिख लेते हो, उसे बार बार रिवाइज करते हो तो ही चीजें याद होती हैं। समझ में आ रहा है? तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रात में जो भी पढ़ा 1 घंटे में, वो आप 15 से 20 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इतना सा टाइम देके इसको रिवाइज करना है। और आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो भी मैंने पढ़ाया है बस आप उसे क्या करना, एक बार रीड कर लेना, अच्छे से रीड कर लेना और नोट्स बना लेना। अगर जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है वो नोट्स ही आपका होमवर्क हुआ। होमवर्क का मतलब छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि मैं बोलूंगी चलो यार ये काम करके आना तो आप काम करके आओगे। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बस आप उसे नोट डाउन करके और उसे रिवाइज कर लेना, और आपका होमवर्क यही है। इससे रिलेटेड जितने भी आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, कोई भी एक अच्छी सी बुक ले लेना। बच्चों ने बोला बुक बताओ, जो भी बुक है, क्योंकि नर्सिंग के सारे बुक्स में क्वेश्चन सेम होते हैं। किसी ने लैंग्वेज को इधर से तोड़ के उधर बना दिया, तो जो भी बुक आपके पास में है, एक बुक को अपना पूरा अच्छे से रख लो टारगेट कि हाँ ये हम अच्छे से कर लेंगे। तो आप 4 किताब के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो, एक किताब रखो और उसके एमसीक्यूज को अच्छे से करो, 3 से 4 बार करो, चीजों को समझो, वही सबसे बेस्ट बुक आपके लिए होगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी आपके पास बुक है उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस डेली 100 क्वेश्चन आप करना, यही आपका होमवर्क रहेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा, चीजों को समझा होगा और अपने नॉलेज को एनहांस किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।